तो बिल्कुल चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी को। सर बहुत स्वागत है आपका प्लीज। और इसी के साथ फाउंडर एंड सीईओ लाइफ टाइम्स दिलीप सिंह जी, इसके अलावा गौतम कनौडिया जी, स्वाति कनौडिया जी, कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर, प्लीज आप मंच पे आए और अब हम स्वागत करने वाले हैं। और इसी के बाद लाइव सेशन की भी शुरुआत होगी जो अपने आप में काफी खास, काफी महत्वपूर्ण। और स्वागत ब्रिजेश पाठक जी का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और बिल्कुल चलिए लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। दिलीप सर आप प्लीज रहे मंच पर, धीरज की मौजूदगी, इसी के साथ संजय आप भी ज्वाइन करें इस सेशन को। हम लगभग नहीं बिल्कुल समापन पे आ गए और समापन समारोह में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और पूरे दिन की जो चर्चा हमारी हुई है उसको माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रिजेश पाठक जी समय निकाले हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। विचार अहम है और यह विचार बेहद अहम है। इसी सोच को लेके लाइफ टाइम्स ने एक्सचेंज यानी आप विचार जाने, खास करके नेतृत्व जो आपको लीड करते हैं, जो आपके लिए नीति निर्धारण करते हैं, जो लोग आपके भविष्य को बनाते हैं, बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं या बदतर कर सकते हैं, ये तमाम विचारों को समझना बेहद अहम है। इसी सोच के साथ लाइफ टाइम्स ने इस जो हमारा समिट है एलटी एक्सचेंज, इसकी हमने शुरुआत की। आपने देखा बिल्कुल सवेरे के सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे इनॉग्रल भाषण उनका था, उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, अखिलेश यादव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजय राय जी, बहुत सारे वो व्यक्तित्व, वो लोग थे जो उत्तर प्रदेश को मुझे कम से कम 2 दशक से ज्यादा से कम लीड कर रहे हैं, ज्यादा से। इनके विचार को आपने सुना। आखिरी में समग्रता में, समापन में जो बात होगी वो होगी माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी से। पाठक जी यहां नहीं थे, हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार करते हुए, कार्यक्रम को समाप्त करते हुए यहां समापन के लिए पहुंचे और इसके लिए हम वाकई पूरे लाइफ टाइम्स फैमिली की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी से जब हमारी आज की शुरुआत हुई तो उन्होंने तमाम वो बातें बताई कि 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कैसे कायाकल्प किया, किस तरह से हुआ। लेकिन जब अखिलेश जी आए और फिर आपके प्रतिपक्ष के जो अजय राय जी आए, उनके विचार सुनने के बाद ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में वाकई कोई संकट तो नहीं है। आप सरकार में हैं लगातार, केंद्र में 2014 से है और राज्य में 2017 से है, और विपक्ष के ये कोई पहली बार नहीं है जो विपक्ष ने ये बातें कही है। तो विपक्ष की जो बातें हैं उसमें आप कितना दम दिखते हैं, कितना तथ्य आपको नजर आता है, क्या तर्क उसमें है, या आपको लगता है विपक्ष है, विपक्ष का काम है, उनके पास अब कुछ है नहीं तो ये हमला ही उनके लिए एक बेहतर अचूक उपाय है आपसे लड़ाई लड़ने के लिए। जो आखिरी लाइन आपने कही वही सही है, उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सबसे अच्छे हैं। लोकतंत्र में आम जनता जो कहती है और आप जो कहते हैं, लोकतंत्र का जो 4th पिलर है जो कहता है वही सही माना जाता है। ऐसी हमारी परंपरा रही है। हम लगातार जनता के बीच में जाते हैं हर 5 वर्ष पे चुनाव में, और जनता का आशीर्वाद लेकर के हम काम करते हैं। आवाम बैठी है और आप फोन भी लगा लीजिए, 75 के जिलों में अपने रिपोर्टर को फोन लगाइए और रिपोर्टर्स कहिए किसी के पास वो चला जाए, पान की दुकान पर चला जाए, सबसे अच्छा
पैमाना मैं उसी को मानता हूं। इन 8 वर्षों में, 8 के 8.25 वर्षों में उत्तर प्रदेश का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 मुद्दे मैं बताता हूं। देखिए, किसी भी सोसाइटी के विकास के प्रारंभिक 5 चरण होते हैं: पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कानून व्यवस्था। आप सहमत हैं? बिल्कुल। सड़कों का हाल आप उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में घुमाइए, उत्तर प्रदेश की सड़कें पूरे भारतवर्ष के नंबर 1 पर हैं। या आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो आप जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, बिल्कुल सड़कें क्या व्यवस्था देखिए, हुई है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला अगर कोई स्टेट है, उसके लिए अखिलेश जी ने कहा कि भाई ये तो शुरुआत देखिए हमने की, मेट्रो हमने बनाई। ये सतत प्रक्रिया है जी। जो समाजवादी पार्टी के नेता कहे हैं, ये सतत प्रक्रिया है। सबको अवसर मिला है। समाजवादी पार्टी को 4 बार अवसर मिला, हमको भी अवसर मिला। हमारे पूर्व में बीजेपी की सरकार रही है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ नेता रहे पूज्य कल्याण सिंह जी, और उसके पहले हमारे पूज्य रामप्रकाश गुप्ता जी, हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे। पूज्य अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे। हमारा यह मानना है कि आप स्वयं, 2 जर्नलिस्ट साथी और बैठे, सामने भी ढेर सारे जर्नलिस्ट। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हमें राणा साहब से भेंट हुई। राणा साहब बैठे ना कहीं? जी जी, बैठे हुए, अभी भी बाहर गए। हमारा मानना कि सामने किसी से पूछिए, इन 8-8.25 वर्षों में हमने सड़कें वर्ल्ड क्लास बनाई हैं। पानी जल जीवन मिशन में घर घर तक पहुंचाने का काम पूरा हो गया है और चल रहा है लगातार। विंध्याचल और बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की सरकार में ट्रेन से पानी आएगा, या अखबार में खबर छपी थी कि नहीं छपी थी? आप बताओ भैया, बताओ भैया जी, आप भी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल छपी थी। पेयजल की कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया मार्क का नल की डिमांड आती थी, अब हम घर घर नल से जल पहुंचा रहे हैं। जो शहर में लोग उम्मीद करते थे लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में कि नल से जल आएगा, अब हम घर घर नल से जल पहुंचा रहे हैं। बिजली के बारे में आम जनता से पूछिए, इसी स्टेट में 17 से पहले बिजली 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। हम 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आप पता करिए, बताओ भैया जी, बताओ, आप बोलो ना। बिल्कुल, काम तो दिख रहा है। आप तो उत्तर प्रदेश से ही है ना? उत्तर प्रदेश से है, बताओ जी। बिल्कुल संजय जी, सर मेरा सवाल पूछ रहा काम है, आप मुझसे ही सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, जैसे जब कोई बात बोली जाती है तो उसकी हुकारी भरवाई, हुकारी भरवा रहे हैं आप जी। और जब हम गलत बोले तो टोक दो। नहीं, बिल्कुल सर, एक चीज मैं बताऊं, अगर हम गलत बोले, इन मुद्दों पे आइए, मैं कहना है एक लाइन में ईमानदारी से पूरी हो जाने हाँ, दीजिए मेरी जी। अगर हम गलत बोले तो टोक देना, हाँ। अगर सही बोले तो हाँ में हाँ मिला देना। देखिए, पानी जल जीवन मिशन में पहुंच रहा है। हाँ। बिजली 75 के 75 जिलों में बराबर हम दे रहे हैं। रोड हमारे अच्छे हुए हैं। स्कूल की हालत, बेसिक शिक्षा के स्कूल में समाजवादी पार्टी की सरकार में तबेले खुले थे। ड्रॉप आउट रेट इतना बढ़ा था कि 1 करोड़ 12 लाख बच्चे बचे थे 12 से 17 के बीच में। आज पत्रकार मित्र नोट करें, लगभग ढेर सारे जर्नलिस्ट हैं, आज हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1 करोड़ 92 लाख बच्चे हैं। ये मैं आंकड़ा बता रहा हूं। 95% से अधिक बेसिक शिक्षा के स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत हमने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है। सरकार की कोई धनराशि खर्च नहीं की है। जो उस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं या आसपास के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे सहायता लेकर के बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बेहतर बनाया। बच्चों को स्कूल ड्रेस मिली, जूता मोजा मिला, पाठ्य पुस्तकें मिली, मध्याह्न भोजन क्वालिटी मिला। और आज हम कह सकते हैं, चाहे बेसिक की शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक की शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, आमूल चूल परिवर्तन एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ है। और इसके अलावा बच्चों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं। जिलावार हमने ट्रेनिंग दिलाया है। ओडीओपी इससे पहले कोई जानता नहीं था, इसी प्रदेश में ओडीओपी था। पहले ओडीओपी हम कोई नया तो लाए नहीं, ओडीओपी स्टेट में पहले था। अमरोहा की ढोलक कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में जाती है। अमरोहा की ढोलक ना हो तो हमारे तुम्हारे घर में मुंडन पसनी पता ही नहीं चलेगा हुआ है कि नहीं हुआ। मुंडन पसनी वैवाहिक कार्यक्रम आजकल सालक चल रहा है। मेरी बात सुन लो, पीलीभीत की बांसुरी कौन नहीं जानता था? किशन कन्हैया की बांसुरी पीलीभीत में पूरी दुनिया में जाती है। रामपुर को बदनाम किया इन लोगों ने चाकू के लिए। हम वायलिन का संगीत पूरी दुनिया में रामपुर की वायलिन जा रही है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरे देश में एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर है। अलीगढ़ के ताले तहलका मचा रहे हैं। लखनऊ का चिकनकारी, प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवले का मुरब्बा, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। आप आइए टांडा
सर एक हैंड चीज, वीवर, मेरा सवाल ले बनारसी लीजिए। साड़ी, ये पता है सर, बनारसी साड़ी, आप बीजेपी भदोही ये का नारा कालीन। लगाती है कि हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, नहीं समाजवादी दिया। पार्टी ने वन हमने डिस्ट्रिक्ट उसे- वन माफिया दिया था। हमने उसे हाँ। एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। ठीक है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या था? हाँ। हर जिले में हाँ। सरकारी संसाधन के लूट के अड्डे बने हुए थे। मिनी सीएम बनकर के बैठे थे लोग। हाँ। पुलिस तंत्र की धज्जियां उड़ाते थे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते थे, सरकारी संसाधनों की लूट, खनन की लूट। और मैं कह सकता हूं पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही दरोगा तक पीटे जाते। ठीक है। लखनऊ की घटना बता रहा हूं। लोहिया वाहिनी के गुंडों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सीओ हजरतगंज को बोनट पर टांग करके पूरे लखनऊ में घुमाने के बाद एसएसपी के घर में गाड़ी घुसा दिया था। फुटेज पूरा नहीं निकाल लीजिए, आपको पता नहीं सर, चल जाएगा। दौर बदला और था, मैं बता रहा लोगों हूं। ने बदल दिया और सरकार। सुनिए, फरुखाबाद में पुलिस अधीक्षक हाँ। को समाजवादी पार्टी के नेता ने कंटाप जड़ दिया। सर मालूम है, लोगों ने सरकार बदल दी। अब ये बताइए, जैसे आपने कहा एक्सप्रेसवे हमने खूब बनाया, ठीक है, हमने भी, अखिलेश जी आए तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को और सरकार को यही नहीं पता कि एक्सप्रेसवे और जो सड़कें होती है उसका अंतर क्या होता है। वो कह रहे हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, उसकी कॉपी की जाती है, यहाँ 4 लेन सड़क बनती है, उसको भी एक्सप्रेसवे में काउंट करवा उनसे देते ये हैं। पूछिए, अखिलेश यादव जी से पूछिएगा, स्पेसिफिक रूप से पूछेगा। मैं कह रहा हूं आज सुन रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, इतनी फुर्सत उनको नहीं। मैं जानता हूं ये आपको सुनते हैं ये सर। बड़े नेता हैं, मैं जानता हूं ये कंप्यूटराइज टाइप का सिस्टम चलता है कि जो फुटेज मिल गए बता दिया किसी ने, वही है। हाँ। आप सुनो, 6 एक्सप्रेसवेज काम कर रहे हैं, 6 पाइपलाइन में हैं। आप जाकर के देखो। और दूसरी बात, जहां तक एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, हाँ। कोई विज्ञान लेकर के खुद पैदा नहीं हुआ है। दुनिया मुट्ठी में है। इंटरनेट के माध्यम से हमने पूरी ग्लोबली मुट्ठी में किया हुआ है। हमने रिसर्च करके बेहतर से बेहतर के अलाइनमेंट के आधार पर सड़कें दी हैं, लोगों को बेहतर सुगम यातायात दिया है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा है। अखिलेश यादव जी तो फेस करने लायक ही नहीं है। हर जिले में गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करने वाले। अगर चौरस प्लाट कहीं लखनऊ या आप किस जिले से हैं? आजमगढ़ में पड़ाव पूछ लेना। आजमगढ़ में किसी भी सामान्य आदमी से अगर चौरस प्लाट चौराहे पर है तो समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। ब्रजेश जी, आपके पास ये उत्तर बोल के प्रदेश गए में ब्रजेश जी आपके पास उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। आपने स्वास्थ्य विभाग में काफी कुछ बड़े काम भी किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी आप दूर नहीं कर पा रहे। क्या कुछ बड़े कारण हैं कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सक नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, चिकित्सक कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम तत्काल, जैसे पुलिस भर्ती है जी। हमारे पास देश की सबसे बड़ी फोर्स है, हमारे पास 4.5 लाख पुलिस है। हम क्या करते हैं, पुलिस की जरूरत है, वांट निकाला, सीना नापा, लंबाई नापी, दौड़ाया, ऊंची कूद, लंबी कूद, भर्ती, ट्रेनिंग, बंदूक पकड़ा दी। ठीक है। डॉक्टर कैसे बनाओगे? 5 बरस MBBS, 1 साल का हाउस जॉब, 2 साल का MS MD, 8 बरस में एक डॉक्टर साधारण डॉक्टर बनता है। माननीय मोदी जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि माननीय मोदी जी ने हमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया। जब समाजवादी पार्टी प्रदेश को छोड़ करके गई थी, जनता ने इन्हें नकार दिया था, उस समय प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज 80 मेडिकल कॉलेज निजी और सरकारी मिलाकर के काम पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। हमने पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी पैरेलल खोलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं, ये चुके हुए लोग हैं और जाति और धर्म आधारित पॉलिटिक्स करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर कुछ बैठे हों, मेरी बात को घर घर पहुंचा दीजिएगा। अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ दें, समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी, एक पार्षद नहीं जिता पाएंगे। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल उन्होंने जवाब दिया जब पूछा गया पीडीए जो आजकल नारा लगा रहे हैं, पी में तो उन्होंने कहा पंडित जी भी होंगे। आप तो ब्राह्मण समुदाय के बड़े जानते क्या है? हाँ। उनसे देखिए, हम पीडीए को उनकी बात मान लेंगे। हाँ। आप हमारे बारे में जानते हो, हमारी पार्टी के बारे में जानते हो, हमारे नेताओं के बारे में जानते हो। आप पीडीए को धरातल पर देखोगे तो सबसे पहले नेट पे जाओगे, नेट पे समाजवादी पार्टी को सर्च करो। अगर कोई आपके पास है इंटरनेट, आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आएंगे। हाँ। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव नजर आएंगे, फिर उसके बाद उनके पार्टी के अन्य पदाधिकारी नजर आएंगे, फिर सांसद विधायक नजर आएंगे। यही है ना? हाँ बिल्कुल। अध्यक्ष कौन है? अखिलेश जी। महामंत्री कौन है? राम गोपाल जी। दूसरे महामंत्री कौन है? परिवार का ही होगा। बताओ ना भैया, आप तो यही कहना दूसरे महामंत्री कौन है? शिवपाल सिंह यादव। फिर ओकरे बात चल जीबा तो सांसद में टिकट के करे मिलल बा, घर में मिलल बा, घर में सब के बा, तो पीडीए बा। ये पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। देखिए,
आप देखेंगे अगर किसी भी लोकतंत्र में यदि एक बेडरूम के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होने लगे, हम उसको लोकतांत्रिक प्रणाली की धज्जियां उड़ते अपनी आंखों से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बैठक होगी तो बेडरूम में हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड कौन कौन है मुझे बताओ जरा आप अगर आप आजमगढ़ से तो जानते होंगे, उत्तर प्रदेश से हैं, आप बताइए पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन कोई जानता हूं आजमगढ़ से कौन कौन है मुझे बताइए। अच्छा, अखिलेश यादव की हिम्मत है तो बताएं कि यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, कितने यादव लोगों को टिकट अखिलेश यादव ने दिए अपने परिवार को छोड़ करके, बताएं मुझे। लेकिन अब अगर मान लीजिए केवल यादव पर आ जाओ, एक नहीं, परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं पार्टी में दुरुस्त है, लेकिन अब तो बीजेपी में भी परिवारवाद, अगर मोदी जी और योगी जी को छोड़ दिया जाए तो कितने परिवार आज नहीं, ये एक सवाल है। चूंकि जब आपको मैं अगर गिनाना शुरू करूं गिनती खत्म नहीं होगी। आप सुनिए मेरी बात को, परिवारवाद किसको कहते हैं जानते हैं? अब उसके परिवार मैं बता रहा हूं जी, देखिए हम जनता से पूछेंगे और आपके रिपोर्टर से पूछेंगे। परिवारवाद उसको कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी के पास, मेरे बाबा के पास थी, वसीयत के आधार पर या मेरी बाबा की मृत्यु होने के बाद मेरे पिताजी के नाम आई। हमारे पिताजी 3 भाई थे, तीनों में बराबर बट गई, फिर हम 3 भाई हैं, हम तीनों में बराबर बट गई। यही वसीयत होती है, यही प्रॉपर्टी होती है। पार्टी प्रॉपर्टी है कि नहीं मुझे बताओ आप? नहीं होता। पार्टी क्या है? पार्टी संस्थान पार्टी प्रॉपर्टी है कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हो गए। अब आगे आइए, समाजवादी पार्टी बनाई किसने? बहुत सारे मुलायम सिंह अरे किसने बनाई? मुलायम सिंह यादव जी के अलावा भी बहुत लोग थे उसमें। नहीं, उसमें बहुत लोगों में किसी परिवार का एक नाम बताओ जो आजकल समाजवादी पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता की भूमिका निभा रहा हो। एक नाम बताओ। बेनी वर्मा थे, आजम खां थे, बताओ। आजम खां है, और ढेर सारे नाम बता दे, ऐसे कम से कम 1 दर्जन नाम मैं गिना सकता हूं। एक भी नाम का अता पता है? आज समाजवादी पार्टी को संचालित करने का काम एक बेडरूम के अंदर से हो रहा है, एक कमरे के अंदर से हो रहा है। उसका आम जनता से, समाजवादी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से भी कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी का मैं अच्छी तरह बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैंने पास से देखा है। जब तक नेताजी जिंदा थे, पूज्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, हर जिले में एक बड़ा यादव समाज का नेता उन्होंने खड़ा किया था। तब मुलायम सिंह यादव जी के रूप में दुनिया में, देश में जाने जाते थे। आजमगढ़ में कौन था यादव जी? सर सब हमसे ही पूछे कि आप पलट मैं बता रहा हूं, हर जिले में जौनपुर से लेकर के आजमगढ़ से लेकर नाम नहीं मिलूंगा, हर जिले में, गोरखपुर से लेकर के हरदोई से लेकर लखीमपुर, सीतापुर, इवन देन गाजियाबाद तक में एक नेता उन्होंने खड़ा किया था और जिसको उन्होंने मजबूती दी थी और समाज को जोड़ते थे। आज केवल परिवार, लोहिया जी जो ऊपर स्वर्ग में बैठे होंगे वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी का नारा जो हमने दिया था, समाजवाद का जो हमने नारा दिया था, उसको धज्जियां उड़ाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग। सर एक बहुत गंभीर सवाल है, मुझे लगता है एक चाय वाले ने पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भाई बीजेपी के ये चेहरे हमारे साथ आ रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाए। ये आप कह रहे थे ना कि ये परिवारवाद बीजेपी में है। बीजेपी में एक नेता बता दो, मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। दर्जन से ज्यादा। मैं गलत कहूं तो कह दीजिए। आप उदाहरण जो देंगे वो कार्यकर्ता के रूप नीति नियंता बता दीजिए मुझे। समाजवादी पार्टी के लोग नीति नियंता तय करते हैं परिवार के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी नीति नियंता नहीं तय करती है। किसी भी नेता का अगर बेटा किसी सर जो 2 मूल, मैं आपसे कहता हूं, आप एडिटर है दिलीप जी, आप एडिटर है दिलीप जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी कर दूं। आप एडिटर है दिलीप जी, आपके बाद आपका बेटा अगर एडिटर हो जाए, जिसे परिवारवाद कहते हैं, लेकिन आपका बेटा यदि गोरखपुर में रिपोर्टर है, परिवारवाद में कार्यकर्ता के अंदर क्षमता है, रिपोर्टिंग की क्षमता, जो गोरखपुर में वो एडिटर स्टिंगर बना हुआ है। लेकिन अगर एडिटर हो जाएगा तो परिवारवाद, यही क्षमता तो वोट देके जनता भी तय करती है ना। जो अगर राहुल गांधी जीत के आए हैं, पब्लिक ने उनको वोट दिया है। समाजवादी पार्टी के सदस्य, मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की सदस्य संख्या ओपन फॉर ऑल कर दीजिए और वोट करा दीजिए। ब्रजेश जी, पता कौन जीतेगा? कोई न कोई अल्पसंख्यक समाज का भाई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा अगर वोट करा दीजिए। बात ठीक है, आपकी बात में काफी सत्यता, लेकिन जो एक बुनियादी सवाल है, अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इंपोर्ट करके उनको ला रहे हैं पार्टी में, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उनको, उनके पास वोट है, इसलिए आप लेके आ रहे हैं। बात आप सुनिए, ये बात आप इस बात को मानेंगे? पहले मेरी बात आप सुनिए जी। जैसे आप जो माइक से, सर माइक ले लीजिए, ऐसे बात कर लें। अच्छा, मुझे ऐसे बात करने में अच्छा लग रहा है। आवाज नहीं आएगी पाठक जी। मेरा ये कहना कि हम कई बार डिबेट में इस बात पर साफ साफ करना चाहते थे। कई बार आप लोग इस सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का है, समाजवादी पार्टी में है। देखिए, समाजवादी पार्टी बनाई नेताजी ने, पूरी थाथी सौंपी अखिलेश यादव जी को। तमिलनाडु में बनाया चश्मा वाले नेताजी, क्या नाम था?
करुणानिधि। उन्होंने पूरा स्टालिन को सौंप दिया, ठीक है। माइक ले लीजिए सर, मेरी बात माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। माइक दर्शकों के लिए। उधर महाराष्ट्र में हाँ। बाल ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और पूरी पार्टी शिवसेना टूटी क्यों कि सुपुत्र को, पोते को, ये परिवारवाद है। परिवारवाद ये नहीं है कि अगर कोई कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहा है और नीति नियंता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, चिराग अगर पासवान के घर का बारे मुखिया नहीं है, में, चिराग पासवान के बारे में क्या अगर हुआ? उनके अंदर क्षमता है हाँ। तो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नीति नियंता एनडीए के नहीं है, वो सहयोगी दल है हमारे मित्र है, उनकी मैं आपके पूरी पार्टी चिंता में, करता हूं। आपके पार्टी में कई मान्यवर, नेता हैं, अगर जिन कोई नेताओं का कार्यकर्ता नाम नहीं बताना देखिए, चाहता हूं, अगर लेकिन कोई, जो एक सवाल है जो सारे के सारे लोग, मैं कह रहा हूं, नाम नहीं लेना उचित है, सारे के सारे लोग कार्यकर्ता की तरह है, नीति नियंता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आज आप बताइए, पूरा जर्नलिस्ट समुदाय बैठा है, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन पर्व मना रही है। कोई व्यक्ति वरिष्ठ हो बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मैं बता दूंगा कि समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वो तो और सुनिए, अमित शाह जी ने बता दिया। कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा, मैं आज बता सकता हूं। अगर मान लीजिए राहुल भैया शादी कर लें तो इनका पोता पोती जो बनेगा हो जाएगा भैया, और नहीं तो प्रियंका जी का ही बनेगा। खड़गे का खानदान बनाने वाला नहीं है। मेरी बात आप सुन लीजिए। और दुरुस्त बात है, सुनिए, बिल्कुल स्टालिन के बाद कौन आएगा, स्टालिन का बेटा आएगा। और सुनिए, सुप्रिया सुले जी यही है। इसके बाद सुनिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का बेटा अगर आए तो वो बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी इस देश में कोई है जो संगठनात्मक चुनाव करा करके देश की जनता के समक्ष जाती है? केवल भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कोई दल नहीं। लेकिन ब्रजेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी का न राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तय हो पा रहा है, न प्रदेश अध्यक्ष तय हो पा रहा है, कब से आपका संगठन पर्व चला रहा है? भाई देखिए, अगर हम चुनाव कराएं तो पीड़ा, न कराएं तो पीड़ा। उनसे पूछो जो एक कक्ष में बैठ करके अपना पार्लियामेंट्री वोट तय करते हैं, एक कक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, एक जुबान हिला दी तो प्रदेश अध्यक्ष बनता है, भैया नाराज हो गए तो जिलाध्यक्ष चले गए, भैया नाराज हो गए तो सांसद ही चली गई। ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये लोकतंत्र के आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक, संविधान के मुताबिक चलने वाली अगर देश में कोई पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं कि आज परिवारवादी सबसे पार्टी पीछे बैठा व्यक्ति देख रहे हैं आप, ये जो लाल कुर्ता पहने बैठे हैं पंडित जी, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते, मैं कह रहा हूं। क्षमता होगी तो बन जाएंगे, और कब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा ठिकाना नहीं। किसी दल में अगर सोच भी कोई ले तो पार्टी तो निकल जाएगी, बची नहीं। अयोध्या के हैं आपने जो बात कही, इसका मतलब यह है कि परिवारवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती है, जो कुल मिलाकर के आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देखो, में मैं कह रहा हूं, 2027 ये कह रहा हूं, जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी दल काम कर रहे हैं वो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। एक बार मैं देश की जनता से, प्रदेशी जनता से कहता हूं, मेरिट के आधार पर अगर मतदान हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी बचेगी, पार्षद भी नहीं जिता पाएंगे और देश प्रदेश में मुंह दिखाने लायक नहीं। अखिलेश जी, इनके पास काम पूछिए, अखिलेश जी इनसे बोल के पूछिए गए, काम कौन सा किया। अखिलेश जी ने आरोप लगाया कि डिवाइड एंड रूल भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है उनकी नीति है, और उसी कारण वो जीतते। कौन सा डिवाइड एंड रूल मुझे बताइए। वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड, मुझे बताइए। देखिए, ये उन्होंने कहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं समझ गया, जवाब में है डिवाइड एंड रूल का जो होता उसको दिखना चाहिए। मैं लखनऊ से एमएलए था, मध्य से, ढेर सारे लोग हमारे मध्य के अगर नहीं होंगे तो पूछ लीजिएगा। इंडिया होटल में, नाम ले रहा हूं, अमीनाबाद में हमने उन लोगों का सम्मान करने का निर्णय लिया पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर जो लाभार्थी हैं। लाभार्थियों का जब सम्मान करने का गए तो माला लेकर मैं खड़ा हुआ, ढेर सारी बुर्का पहने हमारी बहनें बैठी थी। तो मैंने पूछा ये कौन है? कल गैस कनेक्शन पाई है फ्री में माननीय मोदी जी की योजना में। सबको भाई माला थमाया, फिर आगे बढ़े तो साहब लोग बैठे थे आपसे लंबी वाले, तो पता चला कि वो जनधन खाते में खाते खुले, सबके खाते में कोरोना काल में पैसा गया है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो पता चला कि इनको मुफ्त आवास का पैसा मिला है। फिर आगे बढ़े तो स्ट्रीट वेंडर, भारतीय जनता पार्टी की फेहरिस्त उठाइए लाभार्थियों की, सर्वधर्म सर्व समभाव, किसी को भी नहीं जो, और आंकड़ा मैंने नहीं बनाया है। 2011 में किसकी सरकार थी भैया? यूपीए की सरकार थी। किसकी सरकार थी 2000 भारत में? यूपीए की सरकार ने जो आंकड़े 2011 में तय किए थे, उन आंकड़ों के आधार पर गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं, जो बीपीएल हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं चुनाई और ऐसे सभी लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया।
आप कह रहे हैं विकास के नाम पे 27 का चुनाव होगा, ये पीडीए देखिए चुनाव जो है, चुनाव तो दूसरी बात है। चुनाव वही जीतेगा जो प्रदेश को लाइन ऑर्डर देगा, चुनाव वही जीतेगा जो डेवलपमेंट नंबर 1 पर रहेगा, और चुनाव वही जीतेगा जो अपने घर के दरवाजे खुले रखेगा। जो अखिलेश जी का दावा है कि हमने हाईवे बनाया, उनसे हमने केवल मेट्रो बनाया, उनसे हमने- केवल एक काम कर दीजिए, उनसे कह दो कि वो कह रहे हैं आपने उनसे केवल रीब्रांड कर उनसे दिया। केवल ये कह दो कि जिस ढंग से हम कहना नहीं चाहते थे, मेरे मुंह से निकल रहा है जबरदस्ती, मेरा शब्द यह है नहीं, लेकिन मैं मजबूरी में कह रहा हूं। जैसे रोजा अफ्तार मनाते हैं जी, क्या वो दुर्गा पूजा में ऐसा काम कर सकते हैं? पूछो जरा उनसे। भाई अगर आप त्योहार है तो सबका है ना? क्या जैसे मुख्यमंत्री आवास में रह करके रोजा अफ्तार का कुंभ में जाते हैं, वो स्नान करते हैं। कुंभ में जाते हैं, मान लिया हरिद्वार में कुंभ अच्छा जाके सुनिए, वहां पे भी आप स्नान आप करते हैं। सुनिए, इसी दिलीप से जी, जुड़ा एक मेरा- भैया मेरी बात पूरी हो जान दो। कुंभ का चर्चा, कुंभ में जाते हैं, हाँ। कुंभ में जाने के बाद क्या क्या करना होता है? हम कुंभ में क्यों जाते हैं? कुंभ में जाते हैं कि अपनी इह लीला को सुधारने के लिए और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। हमें आपने मानव के रूप में जन्म दिया और उनको हम अंजुरी भर के जल चढ़ाने जाते हैं। फिर जब हम डुबकी मार करके बाहर निकलते हैं तो हम पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं और सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, पूर्वजों को प्रणाम करते हैं और अपने इष्ट देव को प्रणाम। यही तरीका है ना? बिल्कुल। भैया जरा अखिलेश यादव जी का फुटेज चलवाइए जहां इन्होंने कभी टीका माथे पर लगाया हो। चलवाइए जरा, कुंभ में चलवाइए, कोई फुटेज दिखा दीजिए। स्विमिंग पूल में भी स्नान किया जाता है। कुंभ में स्नान करने की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया का पालन किया है इन्होंने? नहीं किया। तब कैसे कह सकते हैं सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं? ये सब केवल छद्म बेशधारी लोग हैं। वोट के लिए कुछ भी करेंगे, मुसलमानों को बरगलाएंगे और लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास सर के आधार मैं पर इसी जन पे जन को आता हूं, जोड़ने का इसी पे काम। आता हूं। एक सवाल है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त जो कार सेवा हो रही थी, गोलियां चलवाने का आरोप बीजेपी के नेता और आपने भी कहा होगा कि मुलायम सिंह यादव पर लगा। आरोप मुल्ला नहीं, मुलायम, ठीक है, आरोप नहीं में है, सच्चाई है, ठीक है, फुटेज है उसके, फुटेज आपके है ना, पास? फुटेज है। मुल्ला मुलायम उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बीजेपी की सत्ता 2014 में आई, 2017 में आप लोग यूपी में सत्ता में आए। मुलायम सिंह यादव तब जिंदा थे। आप लोगों ने उनको जेल में डालने के बजाय, उनको सजा दिलवाने के बजाय पद्म विभूषण क्यों दिया? क्या आप ये सोचते- जनता का सवाल क्या है। आप सोचते हैं सरकार जेल में डालती किसी को कि कानून जेल में डालता है? सर हत्या करवाने का आरोप अगर कहते हैं फुटेज है तो मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए थी। विनम्र केवल एक लाइन के जवाब दीजिए। हाँ। ये कानून जेल में डालता है कि सरकार जेल में डालती है? सरकार तो न्याय की बात तो करती आप है, पूछिए किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा था क्या? तो सर इनिशिएट करना चाहिए मैं था, आपसे फुटेज की पूछता बात करते हैं हूं, ना मैं सर आपसे आप। पूछता हूं किसी अदालत में मुकदमा चल रहा था क्या? शुरुआत करवा देखिए दीजिए। हमारा काम है कानून के तहत संवैधानिक ढांचे में जो भी व्यवस्थाएं होंगी हम जनता के भरोसे पर उसे करेंगे। जनता के हम भरोसे के बाद हम द्वेष की वापस भावना आ से गए। कोई काम नहीं करते और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। ब्रजेश जी, अभी अखिलेश यादव जी की बात आप लगातार कर रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि आप जो लगातार एक्शन करते हैं, छापा मारते हैं, तो आपको कई तरीके के नाम से वो लोग संबोधित करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? दिक्कत क्या है इसमें? अगर मान लीजिए आप चैनल चलाते हो, दिलीप भाई है, दिल्ली में बैठ के तो आज क्यों आए यहां? जो किसान अपनी खेती का मेड़ नहीं देखेगा वो कभी किसान हो ही नहीं सकता, उसके खेत में कुछ नहीं जमेगा। और हमारे अस्पतालों को मैं नहीं देखूंगा तो क्या कोई दूसरा देखेगा? हम जाएंगे, 1000 बार जाएंगे, आज भी गया हूं, अच्छा, आपको आज भी देखकर 2-4 सर, अस्पताल देख के आ रहा हूं। आपको देखकर वो फिल्म जो नायक है वैसी भूमिका लोग कंपेयर करने लगते हैं। ये त्वरित एक्शन वाला आइडिया जो है कि गए, आपने कुछ गड़बड़ देखा, सस्पेंड कर दीजिए, इनको हटाइए, ये व्यवस्था सुधार को लेकर ये तेवर, ये अंदाज तो बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है। भैया कैसे कर? भैया मेरा मानना ये हाँ। कि देखो हमको सबको स्थायी व्यवस्था नहीं है, हाँ। ना आपकी ना मेरी। हम लोग टेम्परेरी कस्टोडियन हैं। जितने दिन मौका मिला है ठीक से परफॉर्म करो या अलग हट जाओ। देखिए जो बेस्ट देगा वही सरवाइव करेगा। बेस्ट करोगे तभी सरवाइव कर पाओगे। और ये अवसर स्थायी किसी का नहीं है। अगर सूर्य उदय है तो अस्त भी होगा। तो हम लोगों को काम करने का अवसर ईश्वर ने कुछ दिन समय के लिए दिया है। जितना भी समय मुझे मिला मैं पूरा तन मन से सेवा करता हूं और कोई निराश न हो, कोई पीड़ित व्यक्ति यह न सोचे कोई सुनने वाला नहीं है। हम कभी भी जात धर्म संप्रदाय इवन पार्टी में नहीं पूछते। पूरे प्रदेश में पूछ लीजिए, कोई व्यक्ति आ जाए, यदि वो पीड़ित है तो मेरा भाई है, मैं उसके साथ खड़ा हूं।
जैसे एक अहम सवाल इसी से निकलता है कि आप कहते हैं भरोसे की बात है, लोगों का भरोसा के पास आज है। 2014 में, 2019 में, 2017 में, लेकिन 2024 में देखो एक बात बताएं, काठ की आंधी रो रो नहीं चढ़ती। वो क्या काठ की आंधी देखिए, चढ़ गई एक मैं बार, बता उसको रहा हूं, कैसे मैं आप बता रहा हूं, 2-3 गड़बड़े हुई। विपक्ष ये बताने में असफल प्रयास उनका सफल रहा। एक तो फटाफट सटासट खटाखट माइक से इंडी गठबंधन के लोगों ने, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने माइक से बोला कि महिलाएं फार्म भरें, सबके खाते में कैसे कहते थे, फटाफट खटाखट सटासट 8,000 रुपए आएगा। तो जब चुनाव हो गया तो ढेर सारी महिलाएं दफ्तर घेरी, तो इन्होंने कहा वो तो हम नहीं दे पाएंगे, वो तो चुनाव की बात थी। तो ये सब ठगे हैं वोट को, और संविधान को लेकर इन्होंने जनता को गुमराह किया। हम जनता के बीच में हैं और जनता सच्चाई समझ चुकी है। और उसके बाद जो चुनाव परिणाम आए हैं विधानसभा उपचुनाव में, भारतीय जनता पार्टी, इसी से एक सवाल स्वाभाविक रूप से कोई भी किसी भी पत्रकार को पूछना चाहिए। जब 15 लाख की बात हुई थी 2014 में, बाद में अमित शाह जी ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था, तो राहुल गांधी जी भी उस तरह के, भारतीय जनता पार्टी ने फार्म नहीं भरवाए थे, ये तो फार्म भरवाए थे। एक स्टेप आगे पता नहीं है, फार्म भरवाए थे। आप कांग्रेस पार्टी से पूछो, फार्म भरवाए थे। तो ये कुल मिलाकर के अब 24 से अभी तक, 24 के बाद 25 ब्रजेश जी, कांग्रेस के एक पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए अरे हैं। हमारे मित्र है भाई, ऐसा मत। अच्छा, मित्र हैं आपके। जो एक सवाल है कि क्या चीज बदलाव हुआ है चुनाव 24 के बाद? अगर देखिए 24 से अब तक लोगों को ये पता चला है कि इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने, लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया था। अब सच्चाई लोगों के सामने है और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लाइन ऑर्डर चाहते हैं, बहू बेटे की इज्जत आबरू सुरक्षित हो, वो चाहते हैं। और लोगों के अंदर एक भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग जब दिल्ली में जाते थे कमरा किराया लेने पर, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कमरा मिलता था। सही बताना, दिक्कतें थी। आजमगढ़ बता दो तो और आपत है। हाँ, हम नहीं, ऐसे सही बोल रहे हैं कि आजमगढ़ के नाम पे यहां से लेके महाराष्ट्र तक कमरे नहीं मिलते थे, न कमरे मिलते थे न जगह मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश बता दीजिए, पूरे देश में तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर प्रदेश से है तो सम्मान मिल रहा है। कुंभ को देख करके लोगों ने माना कि 66 करोड़ 23 लाख लोगों को मैनेज करने की क्षमता, ये 66 करोड़ से अखिलेश जी कहते हैं ये नंबर कहां से लेके आए, ये हमें बताइए। अच्छा, उनसे पूछना जब वो उनके रिजिम में कुंभ किस सन में हुआ था? आजम खान साहब कुंभ कब 2013 में। 2013 में 23 करोड़ कहां से लाए थे? पूछो, गुजास बोला है वही सब लाए। नहीं, ये तो वो लगातार पूछ रहे हैं। उनके आंकड़े 23 करोड़ थे, लेकिन वो 66 तो जहां से बोला है वही सब लाए। सिस्टम तो वही है। अच्छा, वो 30 का आंकड़ा बड़ा बीजेपी को कहते हैं कि ये 30 मार खान है। 30 के आंकड़े में बड़ी उलझती बीजेपी भैया, है। 30 के आंकड़े में बीजेपी बड़ी उलझती, अखिलेश ये बोल कर गए। कौन सा 30? जब हमने प्रयागराज में पूछा तो कहा 30। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 30 मार खान सरकार है। 30 मार खान। देखो, ये जो बातें हैं वो बचपन की बातें हैं। कोड़ा जमार खाए, 30 मार खाए, ये सब बचपन की बातें हैं। अब बड़े हो गए भैया, कह दो, बाहर निकले बड़े से। भैया अब उम्र 50 की लगभग पते, बड़े हो गए। अब कोड़ा जमार खाए नहीं चलेगा। गठबंधन तैयार, 2 तरह के गठबंधन उत्तर प्रदेश में, इंडी गठबंधन और आपका एनडीए गठबंधन है। आपने भी कई छोटे दलों को अपने साथ लाए, वो भी कई दलों के साथ। और जो अगली लड़ाई है आपकी 27 की जो लड़ाई है, इसमें छोटे दलों की भूमिका कितनी अहम है, और आप उन छोटे दलों को, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके काम कर रही है। जो छोटे दल हैं वो भी बड़े दल हैं, उनका भी एक मिशन है। उनका मिशन ये है कि जिस समाज की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं, निषाद समाज के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हो तो हम उनका स्वागत करते हैं। वो राजभर समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे सभी लोगों को मिला जुला करके, जैसे कुर्मी समाज की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, हम सबके साथ हैं। और भी लोग आना चाहते हैं, उनके भी साथ है। बड़ा दिल है। देखिए इतनी जगह है, सब लोग आ जाओ, सब लोग रहो। राजभर जी अभी आए थे, उनसे हमने पूछा कि क्या जातिगत जनगणना करवाएंगे? कह रहे कि हम तो योगी जी मोदी जी से बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो हम आप रास्ता देखा वापस। मेरा ये कहना है कि लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग।
जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उनसे जरा पूछना कि क्या तुम्हारे मन में कभी विचार आया था? हाँ। केवल एक डायग्राम बना करके लोगों को घुमाना। भारतीय जनता पार्टी खुले दिल से देश की जनता के साथ है और जनता जो चाहेगी हम उनकी मनोकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश को, देश को डेवलप कर रहे हैं। हमारी बॉर्डर की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज दुनिया में भारत का तहलका है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे जर्मन के चांसलर हों, चाहे अफ्रीकन राष्ट्रपति हों। एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। आज हम कह सकते हैं कि भारत चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में तो हमने बड़े बड़े मठाधीश लोगों को दिखाया कि भारत वो कर सकता है, भारत के बेटे वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और हमारी लागत 1/4 है। हमारी लागत 1/4 है। जो दो और महत्वपूर्ण बात उन्होंने अखिलेश जी और जो आपके विपक्ष के आरोप लगाते हैं कि अभी उपचुनाव हुए और जो उपचुनाव में पार्टी सरकार ने जो सरकारी मशीनरियों का और चुनाव आयोग तक पे लगातार हमले हो रहे हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम नहीं कर पा रही है, उस पे आरएसएस का कब्जा हो गया। ये कब कह रहे हैं? लगातार कह रहे हैं। ये अभी भी कह रहे हैं? लगातार कह रहे हैं। और जब लोकसभा अभी तो ये बताइए इनका हालत तो जानते क्या दिलीप भैया कि मीठा मीठा गप और बाकी थू। जब जीत गए तो बहुत बढ़िया चुनाव और जब हार गए तो गड़बड़ है। ये तो वही है कि रपट पड़े तो हर गंगा, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। वो कह रहे ये हैं लाल किताब जानते क्या है? संविधान नहीं है। वो तो संविधान कभी लाल देखा आपने? सही बताना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाल किताब है और ये जादू मंत्र के चक्कर में सब पड़ गए। ब्रजेश जी, अभी पहलगाम में एक बड़ी आतंकी वारदात हुई, उसमें जो तमाम सारे लोग मारे गए। कानपुर का भी एक बेटा था शुभम द्विवेदी की, उस पर मौत हुई। आप पीड़ित परिवार के लोगों से मिले, शुभम की पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि दी। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम शुभम द्विवेदी को नहीं जानते, इस नाते वहां पर नहीं जाएंगे। तो क्या इस तरह के बयान उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को शुभम द्विवेदी को अपना बेटा, अपना भाई मानना चाहिए। मैं बहुत दुखी था जब श्रीनगर से डेड बॉडी आई रात में 12 बजे, तो मैं हवाई अड्डे पर उपस्थित होकर हमने नमन किया, पुष्पांजलि की और पीड़ित पिताजी से मैंने भेंट की और मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। अखिलेश यादव जी की जो सोच है वो प्रदेश की जनता देख रही है कि वो नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं इसका मतलब बहुत दुखी मन से मैं कहता हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद पर लगाम लगाने में विफल रही है और पहलगांव का जो हमला है इसका एक वो नतीजा है। आप देख सकते हैं लगातार दावा तो है। हम इस सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट है और सेंट्रल के हमारी लीडरशिप बोलेगी, हम इस पे कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन आप ये चिंता अखिलेश यादव जी को करने की आवश्यकता नहीं है। समय का इंतजार करें और भारत मजबूत हाथों में, सुरक्षित हाथों में है। अखिलेश तो कह के जा रहे हैं कि 27 के बाद समय बदल जाएगा। वो तो कह रहे 27 के बाद समय बदल जाएगा। नहीं, घड़ी तो बहुत दिनों से ऐसे ही चल रही है। घड़ी तो 24 घंटे ही बजाती है। 2 साल है। हाँ, घड़ी तो 24 घंटे ही बजाती है, इसमें और भी क्या करने वाले हैं वो। किसी भी विद्यालय में आप देखेंगे तो 24 घंटे से अधिक की घड़ी की कोई सीमा नहीं है। कैसे बदलेगा? वो लगातार ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बेरोजगारी, बेकारी बढ़ी है, युवा जो हैं। उनसे पूछिए प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लोगों में खुशहाली आई है कि नहीं आई। मैं इसका पैमाना बताता हूं। आप एक काम करो, मैं तो आज पूछा उनसे, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आंकड़ों की बाजी करी। आप एक काम करो, आज के 20 साल पहले जो स्टाफ हमारे पास काम कर रहा था, ड्राइवर होगा, घर में एक व्यक्ति होगा, ऑफिस में 2 आदमी होंगे, उनकी सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, बताओ मुझे आप। तो बढ़ना तय है। बढ़ी है ना? बिल्कुल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इतना पता कर लेना। आप केवल बताना, अपना बताओ, दूसरे छोड़ो। आप जो पहले मैं बता रहा हूं, अब जो मेरा स्टाफ था पहले प्राइमरी स्कूल में उसके बच्चे जाते थे, अब उसके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मांटेसरी में जा रहे हैं या बेहतर स्कूलों में जा रहे हैं। आज मेरे स्टाफ का बेटा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, MBBS कर रहा है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। खान पान की व्यवस्था में आज भी मैं बता रहा हूं, तरह तरह की बातें हो रही। कौन कंट्री में सोच सकता है कि देश के 80 करोड़ लोगों को आज तक निःशुल्क राशन मिल रहा है? वो कह रहे हैं सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आप उनको फूड देके। आप उनसे पूछिए
उनसे पूछे जाकर के जिनके घरों में चूल्हा जलने के लिए उनकी माताएं चिंता करती थीं कि अगर पतिदेव अगर शाम को 500 कमा कर नहीं लाए भोजन कहां से बनेगा। आज देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन की चिंता से मुक्त करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। भारत की गरीबी के बारे में ठोस कदम उठाने की तरफ उनसे कहिए, उनसे कहिए अब की मिले तो डिमांड कर दें क्या कि भोजन बंद कर दिया जाए, नरेगा बंद कर दिया जाए, तो डिमांड करें जरा। ये लगता आपको है ये पूछना चाहिए था। पूछा उनसे कहते कि डिमांड करो, सरकार से चिट्ठी लिख दे। मैंने पूछा उनका उनसे चिट्ठी लिखवाओ, क्या विकल्प क्या है? उनसे एक चिट्ठी लिखवा दो ना कि बंद कर दिया जाए। लाओ मान लेंगे डिमांड। हाँ मांगना चिट्ठी, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय है। एक अहम सवाल जो अक्सर मीडिया में सुर्खियों में रहता है कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय का ये सुर्खियां बनती, आप भी जानते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये मीडिया का ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मीडिया मनगढ़ंत, ये सब खाली मनगढ़ंत, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं बता रहा हूं, ये बताइए, आपको पता चल जाएगा कि बेडरूम में आपने भौजाई की बात की है। बाहर जो बातें होती है चाची वो मनगढ़ंत है। इसे कुछ नहीं है। कई बार ये भी कहा जाता है कि ब्रजेश जी, कई बार ये भी कहा जाता है कि आप जो है केंद्र की तरफ से आए हैं तमाम बार। अरे भैया, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, यहीं से आए हैं। हमारा तो जिंदगी यही बीत गई। 27 की नीति रणनीति के तौर पे अगर देखें तो समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को लेकर, अगर हम लखनऊ के सड़कों पे देखें या अन्य राज्यों में, पोस्टर उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम बता दें, ये जो पोस्टर लगता है सपा कार्यालय के बाहर, मेरे पत्रकार मित्रों से कहना 3 बार न छापे, एको नहीं लगाएंगे। वो 3000 रुपए की होर्डिंग आती है, 30,000 का माल छप जाता अखबार में। 30,000 का विज्ञापन लगेगा अगर उतना छपवाएं, और 3000 रुपए की होर्डिंग और कुछ न छापो तो कुछ नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, आप अपने पत्रकार मित्रों से कह दो कि होर्डिंग लगे, आपकी कोई संज्ञान न ले, तो एक होर्डिंग नहीं लगेगी। ये खाली अखबार और छपरी पनाह, कुछ नहीं। 27 के चुनाव में आपके लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, कौन सबसे महत्वपूर्ण आपको लगता है कि आपके लिए सामने अगर चुनौती या मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी तो कोई नहीं है। हमने 17 में 325 सीटें पाई थी। लोकतंत्र 35 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, 35 बरस के बाद। और कब तक आगे आप देखते हैं कि ये रिपीट होती रहेगी, और उसके कारण फिर रिपीट होगी। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। वो पीडीए जो फॉर्मूला है, आपको लगता है कि पीडीए फॉर्मूला? हम बताए तो पीडीए वही परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो तो कहते हैं पीड़ित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक कौन है हैं। बताइए हमको। उनका नया फॉर्मूला है। ये दलित की बात करते हैं, दलित की बात तो करे ना। हाँ। मायावती जी पर हमला किसने किया था? वो तो कहते किसने हैं किया? पर बीजेपी प्रमोशन रिजर्वेशन बिल किसने फाड़ा था? एक्सीएन को जेई किसने बनाया था? ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। वो तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। बात आप सुनो। संजय, आगरा वाले सांसद पर जो हमला हुआ, उस पर आरोप है कि बीजेपी चुप है, यही दलितों का अत्याचार है। एक सांसद के घर पर हमला, टायर से हमला। लोकतंत्र में मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में सुरक्षा होगी, और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। मैं डंके चोट पे कह के जा रहा हूं। एक उन्होंने कहा कि यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है वो आपस में टकरा रही है, काफी टकराव है। ये उन्हीं को दिख रहा है। वो देखा ना, ये जो सिख चिल्ली वाला कहानी सुने ना, वो लेकर जा रहे थे कि भेली अंडा होगा तो मुर्गी होगी, मुर्गी होगा तो अंडा होगा, इतना बेचेंगे। कुछ नहीं है। वो उनको कह दो सपना न देखें और आराम से रहें, उनकी कुंडली में कुछ है नहीं। अब आप ये एकदम सुनिश्चित है कि 27 में फिर आप? मैं बता रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं और कुंडली मैंने देखी है, कुंडली में कुछ बचा नहीं है। किसकी कुंडली देखी है? भारतीय जनता पार्टी कुंडली बेहतर है या विरोधी की कुंडली कमजोर है? उनकी कुंडली में कुछ बचा नहीं, नाम नहीं देंगे। तो 24 में फिर कहा नहीं बताया आप कुंडली देख के? कुंडली कब आदमी दिखवाता है? हाँ। कुंडली कब दिखाता है? हमारे पास कब कोई आएगा? जब ग्रह परेशानी, हम दवाई कब लेते हैं? हाँ। हम दवाई कब लेते हैं? हम सरदर्द कब होता तो सेडान खाते हैं, जब सरदर्द होता है। मुझे लगा 24 क्यों कुंडली देखी, पता चला कि सारा गड़बड़ हो रहा है, और उसके बाद हमने पूजा पाठ आराधना शुरू कर दिया।
ब्रजेश जी यही तो सवाल है कि ये 2027 ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का था क्या? ये चूक गए। भैया नीतीश कुमार को ढोना नहीं पड़ता, चंद्रबाबू नायडू को मनाना नहीं पड़ता। देखिए लोकतंत्र में हाँ। यदि ढेर सारे लोग एक मंच पे हैं तो ये लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है। अखिलेश को आप बच्चा अभी भी मानते हैं? नहीं, मैं नहीं कहता आपको भैया, हम तो हमारे मित्र हैं वो। हाँ। 24 में लगा कि अखिलेश यादव चुनौती बन सकते हैं, नहीं लगा? भैया हाँ। इंतजार करो, जब 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, हाँ। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार होगी। अभिषेक 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जो पीडीए फार्मूला है समाजवादी पार्टी का, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से करेगी और आप कौन से प्रमुख मुद्दे लेकर जनता के बीच देखिए, जाएंगे? हम डेवलपमेंट को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, लाइन ऑर्डर को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, हिंदुत्व और हम लोगों को जन भावनाओं के अनुसार लोगों को रोजगार देने के नाम पर, किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हम जन जन का भरोसा जीत रहे हैं। और जहां तक आपने जो चर्चा किया है, बात सही है। सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर देखने में मुझे लगता है कि पूरे देश में प्रसन्नता की लहर है, पूरे देश में, केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा। आप सोचो, बाबा विश्वनाथ का मंदिर आज का तो है नहीं, रानी अहिल्याबाई ने 300 बरस पहले इसका जीर्णोद्धार कराया था। अयोध्या में रामलला का मंदिर बने 500 बरस का संघर्ष था। क्या कोई सपने में भी सोच सकता था कि बगैर मोदी जी के अयोध्या में रामलला का मंदिर बन जाएगा? कृष्ण जन्मभूमि के बारे में मुरली बजने का इंतजार कर रही है। संबल में भी आप खुदाई कर रहे हैं, संबल में भी वहां पे। देखिए, मेरा यह कहना कि ये विस्तृत रूप से बातें होंगी। हमारा मुख्य जो मिशन है वो जनता का भरोसा जीतना है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और प्रदेश को पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लाइन ऑर्डर के मोर्चे पर, और जनता का भरोसा हम जीतेंगे। ये मस्जिदों की खुदाई कब तक जारी रहेगी? देखिए, ये विषय हमने इसीलिए डाइवर्ट किया। हमारा मानना है कि हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करेंगे और सबका भरोसा जीतेंगे। अब अल्पसंख्यक समाज की बात जब भी होती तो मैं ही पार्टी से जाता हूं, टंके की चोट पर कहता हूं अल्पसंख्यक समाज के बीच में कि अल्पसंख्यक समाज के हितों की चिंता माननीय मोदी जी करेंगे। आप सोचिए, वक्फ बिल पास हुआ, तरह तरह की हाथोंबाह हो रही है। मैं गरीब मुस्लिमों के बीच में जाता हूं, एक नोटिस देकर के आप बेदखल कर देंगे? वक्फ की संपत्ति, दान की हुई संपत्ति या हिबा की हुई संपत्ति, उस पर शॉपिंग मॉल बनाएंगे? ये गरीब के लिए है, पीड़ित के लिए, वंचित के लिए। एक चीज और है सर, फिर ये काशी मथुरा बाकी है जो नारा है, ये क्या है फिर इसका मतलब? काशी मथुरा बाकी है कहा जाता है ना अभी। मैंने कहा तो कि मुरली इंतजार कर रही बजने के लिए। ये तो कहानी तो फिर वही है कि फिर मस्जिदों का टारगेट है। देखिए, माननीय अदालत में मामला है, हम अदालत के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। मुझे लोकतंत्र में पूरा भरोसा है। एक आखिरी सवाल, समय मुझे नहीं पता है कितना है, लेकिन एक आखिरी सवाल है। सर के पास जितना समय हम पूछते रहेंगे। नहीं, एक जो मूल रूप से है कि आप जिन बातों को लेके कह रहे हैं कि लगातार कि हमारे सामने में कोई चुनौती नहीं है, यही स्थिति 2024 के चुनाव के पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे ये मान बैठे थे कि अब की बार 400 पार, और जो हमने आपसे मैं उसमें, तो क्या आपको लगता है कि इस रणनीति को, मैंने जो आप कहते हैं कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, लोकतंत्र में जनता का भरोसा आपके पास है, ठीक बात है, लेकिन ये जब आप कहते हैं तो लगता नहीं है कि एक मैसेज जाता है कि लोग कहेंगे अच्छा नहीं, इसमें अहंकार की बिल्कुल अहंकार नहीं। हम विनम्र भाव से जनता का आशीर्वाद लेते हैं और हम डेवलपमेंट पर, सबका साथ सबका विकास पर, लाइन ऑर्डर पर जनता का आशीर्वाद मांगते हैं और जनता हमारे साथ है, ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। अहंकार आपको उनके कृत्यों से दिखेगा, उनकी चाल से दिखेगा। आपने किसी समाजवादी पार्टी नेता को चलते देखा है? जरा फुटेज निकालो, कोई है, दिखाओ जरा। किसी की नेता की चाल दिखाओ जरा, दिखाओ जरा, है तो बस मोबाइल में, दिखाओ जरा, जाने दीजिए। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गर्दन नीची करके सबको साथ लेकर के चलता है
और हम लोग वास्तव में जनता के सेवक हैं। तो इसका मतलब और ये जन जन का भरोसा जो योगी जी कहते हैं और ये हम लोग- 80-20 की लड़ाई है। हमारे बीच हमारा मानना है कि विनम्रता ही हमारा गहना है। चलिए, नहीं, एक जो मैं पूछा, योगी जी कहते हैं ये 80-20 की लड़ाई है, मतलब 80% वोट हमारा है, इसमें क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं है। हम जीतेंगे। अभी हम बीजेपी नहीं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले सारी सरकारें 30%, 28% पे बनी है। आप इतिहास निकाल लो। भारतीय जनता पार्टी ने 50% का नारा दिया, अब हम 80% का दे रहे हैं, इसमें क्या बुराई? 80% हाँ। लोग के 80% वोट मिलेगा, ये हम नारा दे रहे हैं। हम हमेशा लक्ष्य बढ़ा के प्रस्तुत कर, जैसे आपकी कंपनी होगी तो बैलेंस शीट प्रोजेक्टेड बढ़े के बनाते, घाटे के बनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो बढ़ के बनाते हैं। चलिए। नहीं सर, 80% ठीक है आपने कहा, लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे ऐसे नेता, वो जातियों को लेकर टारगेट कर रहे हैं। अब सीधे ये मैसेज दिया जा रहा है, सवाल तो ले लीजिए पूरा सर, कि जब तक जातियों को लेकर जनगणना का जिक्र बीजेपी मैं नहीं यही करती कह रहा है। हूं, यही कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके प्रदेश को एक चतुर्मुखी विकास और पूरे सर, नारे के इतर, नारे के इतर, मैं वहीं पे आ रहा हूं। क्योंकि 24 वाली थोड़ी चुनौतियां रही हैं। ये लोग जाति के आधार पर, हाँ। धर्म के आधार पर विभेद पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट पर वोट मांगती है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है, बहुत शानदार है। ये अखिलेश यादव भी अगर खुलकर कभी अच्छा, बोले तो उनसे इस ये बात कह को दो। लेकर, एक लेकिन जातियों को लेकर आरोप लगाते हैं बीजेपी के उनसे ऊपर। ये केवल सवाल पूछो कि ये जो हम फेरिस्त दे रहे हैं कि इतने लोगों को पक्का मकान मिला है, 4 करोड़ पक्के मकान बने हैं, 3 करोड़ और प्रस्तावित हैं, ऐसे हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं, हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन इतने दिए हैं, जनधन खाते 50 करोड़ खोले हैं। उनसे पूछो इसमें क्या जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है? पूछो जरा। ठीक है, 80-20 अब आ जाते हैं। 20 सारे आपने लोग कहा, हैं। नहीं, सारे ही लोग हैं, ठीक है, आता हूं सर। 100% लोग हैं, किसी को नहीं छोड़ा है। 20 का जिक्र होता है, देखिए, सड़कों पर डेवलपमेंट नमाज को पे लेकर देखिए बीजेपी भैया, बड़ी अग्रेसिव भैया, हाँ। डेवलपमेंट और गरीब कल्याण योजनाओं में हाँ। हम किसी को भी अलग नहीं मानते, सब मेरे भाई हैं। वोट के समय तो मैं कह सकता हूं कि हमें 80% वोट चाहिए, लेकिन जब हम नियमों सर, को आप लागू वोट करेंगे, हाँ। जब हम नीतियों को नीचे ले जाएंगे, तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तो आधार पर 20% का वोट क्यों नहीं चाहिए? क्यों उसको, जब आप भैया, विकास के नाम पर उनको भैया, योजनाओं का फायदा जब दे हम रहे हैं? इम्तिहान देने जाते हैं हाँ। तो 100% नंबर नहीं देते एग्जामिनर, यूनिफॉर्म को 20% छोड़ देते हैं। मानते हैं कि नहीं मिलेगा इतना। हाँ। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक अभी भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से ट्वीट हुआ, इट्स लोडिंग, तो क्या जल्द ही उत्तर प्रदेश जैसे उत्तराखंड में हुआ या अन्य राज्यों में अभी जो बता दें। कॉमन सिविल कोड अभी बता दें, बताएंगे? अभी थोड़ी देर कर दीजिए सर डिस्क्लोज। कितना देर, थोड़ी देर रुक जाओ। कितना समय रुकना पड़ेगा? समय ही बता दीजिए। समय पे बताएंगे। समय पे बताएंगे, यानी आ रहा है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, वो हम ये कुछ नहीं। एक सर इसमें लाइन है, यूसीसी लोडिंग, वो क्या था? भैया, क्या ऐड आया था? यूसीसी लोडिंग बीजेपी का वोट था, ये ऐड था। अभी इस पे डिस्कशन आप शायद नहीं ध्यान दिए, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से था। तो ये संकेत है क्या, मतलब वक्त के बाद तैयारी? देखिए, हम अपने नेतृत्व के इशारे पर, नेतृत्व के निर्देश पर काम करते हैं, हाँ। और जो भी पार्टी एजेंडा तय करती है उस पर हम काम करते हैं। अभी हमारे एजेंडे में हमको ये काम नहीं मिला, जब काम मिलेगा तो हम बता देंगे। अच्छा, मतलब उत्तराखंड के बाद तो काम की उम्मीद है वैसे। ये तो आप बेहतर लग- जानते हो, आप तो दिल्ली रहते हो, आप सब जानते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम सवालों के बिल्कुल बेबाक अंदाज में आपने जवाब दिए। मैं आपका तहे दिल से एक बार फिर से लाइव टाइम्स के पूरे बहुत बहुत धन्यवाद टीम की ओर बहुत बहुत से धन्यवाद, आभार आपका आभार और आपने व्यक्त करता हूं। मेरे जब लाइव टाइम मैंने देखा तो मुझे लगा कि अभी ये शुरुआती दौर है, लेकिन आपने शुरुआती दौर में बड़ा जमा लिया है। ये बस आपका प्रेम, बहुत बहुत आप बधाई। आए इसलिए जम गए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो जोरदार तालियां एक बार, जबरदस्त तरीके से तालियां बजनी चाहिए। इतने बेबाक तरीके से अब तक कभी आपने इंटरव्यू नहीं देखा होगा। हर छोटे बड़े हर तरीके सवाल का जवाब मिला यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और सर मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट रुके मंच पर, और गौतम कनौडिया जी और साथ ही साथ स्वाति कनौडिया जी एक बार मंच पे आए और स्मृति चिन्ह देकर सर का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए।